झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक सूचना है। बिल्कुल। और ये सोचना उनकी तैयारी को पूरी तरह से बदल सकती है। सही कहा। परीक्षा की पक्की और अचूक तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन मंच स्टडी हॉप पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठोस और निरंतर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को आज ही प्ले स्टोर से स्टडी हॉप ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। हाँ, स्टडी हॉप ऐप। और इसके साथ ही हर नए अपडेट और बेहतरीन अध्ययन सामग्री के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, स्टडी हॉप के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और उनकी आधिकारिक वेबसाइट studyhop.in से जुड़ना बहुत बड़ा कदम साबित होगा। परीक्षा में सफलता की दिशा में एक मजबूत शुरुआत है। खैर, अब आते हैं अपनी इस गहन चर्चा पर। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआती छोर को पकड़ते हैं और सीधे 600 ईसा पूर्व में चलते हैं। मैं यहाँ मानव शास्त्री शरद चंद्र राय के हवाले से लिखे गए नोट्स देख रहा हूँ और इसमें एक बहुत ही विशाल पलायन का जिक्र है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। 600 ईसा पूर्व का समय है और लगभग 21,000 मुंडाओं का एक बहुत बड़ा समूह मध्य देश से विस्थापित होकर एक नई जमीन की तलाश में निकल पड़ा है। 21,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल नहीं। आर्यों द्वारा खदेड़े जाने के बाद ये पूरा का पूरा समूह रिसा मुंडा नाम के एक नेता के नेतृत्व में दक्षिण की ओर कूच करता है, जो आज के समय में बिहार का रोहतास इलाका है। ये आंकड़ा मुझे सच में हैरान कर रहा है। उस जमाने में इतनी बड़ी आबादी का एक साथ पलायन करना, ये तो किसी छोटे शहर को बिना किसी आधुनिक सुविधा के दूसरी जगह बसाने जैसा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। जब इतना बड़ा जनसमूह किसी नई जगह पर जाकर बसने की कोशिश करता है तो वहां पहले से जो ताकतें मौजूद हैं उनसे टकराव होना तय है। जाहिर है, संसाधन तो सीमित ही थे। एकदम। जब रिसा मुंडा के नेतृत्व में ये विशाल समूह रोहतास पहुंचता है तो वहां उनका सामना खेरवारों के राजा माधव सिंह से होता है। इस युद्ध में मुंडाओं को भारी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इनका हार न मानना। मतलब वो पीछे नहीं हटे? बिल्कुल नहीं। रोहतास में पराजित होने के बाद भी वो टूटते नहीं हैं। रिसा मुंडा की ही अगुवाई में वो और आगे बढ़ते हैं और झारखंड के घने जंगलों वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और यहीं से झारखंड के इतिहास में राज्य निर्माण की सबसे पहली और एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। रिसा मुंडा ने इस नए क्षेत्र में आकर एक ऐसा फैसला लिया जो आमतौर पर बड़े नेता नहीं लेते हैं। क्या फैसला? उन्होंने खुद को राजा घोषित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने एक बेहद योग्य और भरोसेमंद व्यक्ति सूतिया पहान को राजा बना दिया और इस नए राज्य का नाम रखा गया सूतिया नागखंड। ये लीडरशिप की एक बहुत अच्छी मिसाल है। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इस राज्य का आकार। यहाँ नोट्स में साफ लिखा है कि सूतिया नागखंड का क्षेत्रफल लगभग 1,80,000 वर्ग मील था। बाप रे, ये तो बहुत विशाल है ना? मतलब आज का जो पूरा झारखंड है वो तो इसमें था ही। इसके अलावा आज के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के भी कई हिस्से इस साम्राज्य में आते थे। बिना किसी आधुनिक संचार के इतने बड़े इलाके को कैसे संभाला जा सकता था? यही तो इस शासन की सबसे बड़ी खासियत थी। इतने बड़े भूभाग को एक जगह से बैठकर चलाना नामुमकिन है। सूतिया पहान ने राजा बनते ही इस बात को समझ लिया था। तो उन्होंने क्या रणनीति अपनाई? उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी चुनी, सूतियाम्बे, जिसे आज हम पिठोरिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद उन्होंने प्रशासन का एक शानदार विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल तैयार किया। इसे हम आज के समय के फेडरलिज्म या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के जोनल स्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हैं। हाँ, एक तरह से पावर को बांट देना। बिल्कुल। उन्होंने अपने इस विशाल राज्य को 7 गढ़ों और 21 परगणों में बांट दिया। उन 7 गढ़ों में लोहागढ़, हजारीबाग, पालुनगढ़, मानगढ़, सिंहगढ़, केसलगढ़ और सुरगुमगढ़ शामिल थे। मैं यहाँ उन 21 परगणों की पूरी सूची देख रहा हूँ और ये वाकई में हैरान करने वाला है। इन परगणों में ओमडंडा, दोईसा, खुखरा, सरगुजा, तमाड़ जैसे नाम शामिल हैं। ये दिखाता है कि उनका प्रशासन जमीनी स्तर पर कितनी गहराई तक फैला हुआ था। ये कोई हवाई दावा नहीं लगता। मुंडा वंश का ये व्यवस्थित शासन काफी लंबे समय तक चला और इस शानदार वंश के जो अंतिम शासक हुए उनका नाम था मदरा मुंडा। मदरा मुंडा का शासनकाल एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। इतिहास में अक्सर देखा गया है कि जब एक बड़ा राजवंश कमजोर पड़ता है और कोई नई व्यवस्था जन्म लेती है
तो उन दोनों के बीच की कड़ी बहुत ही रहस्यमयी होती है। हाँ, अक्सर मिथक और असलियत मिल जाते हैं। बिल्कुल। मुंडा राज से नाग वंश के उदय के बीच भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक तथ्य और स्थानीय लोक कथाएं आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना लगभग असंभव हो जाता है। और यहीं से हमारी चर्चा एक थ्रिलर फिल्म जैसी हो जाती है। नागवंश की उत्पत्ति की जो पृष्ठभूमि दस्तावेजों में दी गई है, वो पुंडरीक नाग और उनकी पत्नी पार्वती से शुरू होती है। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत काल के जन्मेजय के नाग यज्ञ से अपनी जान बचाने के लिए नाग जाति के पुंडरीक नाग एक मानव का रूप धारण कर लेते हैं। वो अपनी पहचान छुपाकर मगध से काशी यानी आज के बनारस आ जाते हैं। एक तरह से ये उस जमाने का विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम था। सही कहा। वहां वो एक ब्राह्मण गुरु से शिक्षा लेते हैं और पार्वती नाम की कन्या से विवाह करते हैं। पार्वती को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके पति असल में एक नाग हैं। ये कहानी मिथकीय प्रतीकवाद का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद की घटना और भी नाटकीय है। जब पार्वती गर्भवती होती हैं तो वो दोनों पुरी की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। उनका ये सफर उन्हें सुतियाम्बे ले आता है, जहां उस समय मुंडा वंश के अंतिम शासक मद्रा मुंडा का राज था। ये 64 ईस्वी के आसपास की बात है। सुतियाम्बे के एक तालाब के पास पार्वती को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन यहाँ एक त्रासदी हो जाती है। हाँ, दुर्भाग्य से प्रसव के दौरान ही पार्वती की मृत्यु हो जाती है। अब अपनी पत्नी की मृत्यु के गहरे शोक में और इस नवजात बच्चे की रक्षा के लिए पुंडरीक नाग अपना वो मानव रूप छोड़ देते हैं और अपने असली नाग रूप में आ जाते हैं। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक सुनसान तालाब का किनारा है, एक नवजात बच्चा रो रहा है और एक विशाल नाग फन फैलाए इसकी रक्षा कर रहा है। तभी वहां से एक शाकलद्वीपी ब्राह्मण गुजरते हैं। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि इन दस्तावेजों में ये शाकलद्वीपी ब्राह्मण का जिक्र कई बार आता है। इसके पीछे क्या कहानी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो शाकलद्वीपी ब्राह्मण मूल रूप से सूर्य के उपासक माने जाते थे और प्राचीन काल में उनका एक खास सामाजिक रुतबा था। तो जब उन्होंने उस बच्चे को देखा, जब उस ब्राह्मण ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो उसने उस अनाथ बच्चे को उठा लिया और सीधे वहां के शासक मद्रा मुंडा को सौंप दिया। मद्रा मुंडा ने उस बच्चे को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। अब अगर हम इस घटना के राजनीतिक पहलू को देखें तो ये बहुत गहरा है। राजनीति और धर्म का एक तरह का मिलन। बिल्कुल। एक ब्राह्मण ने बच्चे की जान बचाई और उसे सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। यही वजह है कि जब आगे चलकर ये बच्चा राजा बना और उसने नागवंश की स्थापना की तो इस नए राजवंश के पुरोहित हमेशा शाकलद्वीपी ब्राह्मण ही बने। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। ये इतिहास में धर्म और सत्ता के बीच एक नए और मजबूत गठबंधन का प्रतीक था। और वो नवजात बच्चा कोई और नहीं बल्कि फणी मुकुट राय था। फणी मुकुट राय, जिन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। मद्रा मुंडा के बाद प्रथम शताब्दी में यानी 83 ईस्वी में फणी मुकुट राय गद्दी पर बैठते हैं और मुंडा राज की जगह एक नए राजवंश नागवंश की नींव रखते हैं। उन्होंने काफी समझदारी भरा कदम उठाया और अपनी राजधानी को सुतियाम्बे ही रहने दिया, क्योंकि वो पहले से ही सत्ता और शक्ति का एक स्थापित केंद्र था। बिल्कुल। इसके साथ ही उन्होंने सूर्य को अपने राज्य का प्रमुख देवता घोषित किया और सुतियाम्बे में एक भव्य सूर्य मंदिर भी बनवाया, जो शायद शाकलद्वीपी ब्राह्मणों के सूर्य उपासक होने वाले तथ्य से भी जुड़ता है। एकदम सही। फणी मुकुट राय का शासनकाल नागवंश के लिए एक स्वर्ण युग की तरह था। वो सिर्फ गद्दी पर बैठने वाले राजा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही दूरदर्शी रणनीतिकार थे। मुंडा राज के समय जो 7 गढ़ और 21 परगने बनाए गए थे, फणी मुकुट राय ने महसूस किया कि बदलते समय के साथ प्रशासन को और भी चुस्त करने की जरूरत है। तो उन्होंने उस ढांचे में बदलाव किए। हाँ, उन्होंने अपने राज्य को और छोटे हिस्सों में बांटते हुए 66 परगनों में तब्दील कर दिया। इन 66 परगनों को भी बहुत व्यवस्थित तरीके से बांटा गया था, जैसे 22 घटवारी, 18 खुखरागढ़, 18 दोईसागढ़ और 8 जर्चीगढ़। ये तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस मॉडल लगता है। बिल्कुल। और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने भवराय श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को अपना दीवान नियुक्त किया। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य में अब योग्यता और कुशलता के आधार पर प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं।
उनका ये प्रशासनिक सुधार तो कमाल का था ही, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर फणी मुकुट राय ने जो किया वो प्राचीन भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स का एक मास्टर क्लास है। उन्होंने पंचित राजघराने के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पंचित राजवंश, ये वही है ना जिनका राज चिन्ह बहुत ही विशिष्ट था, कपिला गाय की पूंछ या चमर, और जिनके राजा गोमुखी राजा कहलाते थे। हाँ, वही। फणी मुकुट राय ने पंचित राजवंश में विवाह करके केवल रिश्ते ही नहीं बनाए बल्कि एक सैन्य गठबंधन तैयार किया। बहुत चालाकी से। और फिर उसी पंचित राज्य की सैन्य सहायता से उन्होंने पड़ोसी क्योंझर राज्य पर हमला किया, उसे हराया और अपने राज्य का विस्तार किया। बिना एक मजबूत गठबंधन के ये संभव नहीं था। ये सब दर्शाता है कि प्रथम शताब्दी आते आते ये क्षेत्र केवल अलग थलग पड़े कबीलों का समूह नहीं रह गया था। आगे बढ़ने से पहले झारखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। हाँ, वो ऐप वाली बात। बिल्कुल। विशेष मॉक टेस्ट, सटीक नोट्स और बेहतरीन अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से स्टडी हॉप ऐप तुरंत डाउनलोड करना परीक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। और साथ ही रोजाना अपडेट्स और अध्ययन से जुड़ी चर्चाओं के लिए उनके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। फणी मुकुट राय और उनके बाद के शासकों के समय की एक और खोज है जो इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देती है। अब सिक्कों की बात कर रही हैं? हाँ, वो खोज है सिक्के। फणी मुकुट राय और उनके बाद आए मुकुट राय के समय के सिक्के चाईबासा, सिंहभूम और रांची के इलाकों से मिले हैं। और ये कोई आम सिक्के नहीं है, बल्कि ये कुषाण काल और इंडो सीथियन यानी शक साम्राज्य के सिक्के हैं। मुकुट राय का समय काल 177 से 232 ईस्वी के बीच का माना जाता है। एक मिनट, कुषाण और इंडो सीथियन, जहां तक मुझे याद है ये तो उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े साम्राज्य थे। उनके सिक्के झारखंड के इन घने जंगलों वाले इलाके में क्या कर रहे थे? बस यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, कुषाण और इंडो सीथियन साम्राज्यों की जड़ें मध्य एशिया में थीं और उनका व्यापार सिल्क रोड से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था। झारखंड के अंदरूनी हिस्सों में इन साम्राज्यों की मुद्रा का मिलना ये साबित करता है कि ये क्षेत्र कोई अलग थलग पड़ा हुआ या बाहरी दुनिया से कटा हुआ जंगल नहीं था। यानी यहाँ से व्यापारिक मार्ग गुजरते थे? बिल्कुल, यहाँ से एक बहुत ही सक्रिय व्यापारिक मार्ग गुजरता था और नागवंशी शासकों के बड़े वैश्विक साम्राज्यों के साथ गहरे आर्थिक संबंध थे। ये झारखंड को उस समय के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क के एक अहम हिस्से के रूप में स्थापित करता है। ये जानकारी सच में बहुत दिलचस्प है। अब हम समय के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और भारत के उस कालखंड में प्रवेश करते हैं जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गुप्त काल। गुप्त काल का प्रभाव यहाँ बहुत गहरा था। इस समय के जो नागवंशी राजा थे उनका नाम था प्रताप राय। प्रताप राय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया कर दी। चुटिया को राजधानी बनाने के पीछे कई रणनीतिक कारण रहे होंगे। गुप्त काल के दौरान की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त का प्रताप राय के साथ समकालीन होना एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ, दोनों एक ही दौर के थे। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इतने शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य और नागवंश के बीच कभी कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख लिखा था। वो अभिलेख तो प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। एकदम। उस अभिलेख में समुद्रगुप्त की 8वीं विजय यानी जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों पर विजय का वर्णन है। उस वर्णन में झारखंड के इस पूरे क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया है। मुरुंड देश? हाँ। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि नागवंशी राजाओं ने शायद गुप्त साम्राज्य की शक्ति को देखते हुए उनकी अधीनता कूटनीतिक रूप से स्वीकार कर ली थी। इस समझदारी भरे फैसले की वजह से इस क्षेत्र को युद्ध की तबाही नहीं झेलनी पड़ी और यहाँ एक लंबी शांति बनी रही। और इसी शांतिपूर्ण माहौल का नतीजा था कि यहाँ व्यापार और बाहरी लोगों का आना जाना बढ़ा। जब गुप्त वंश के अगले बड़े शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनका शासन आया तो एक बहुत ही प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया।
फाहियान के वृत्तांत बहुत महत्व रखते हैं। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत फोको क्यू में झारखंड के इस इलाके का जिक्र किया है और इसे कुक्कुटलाट कहा है। गुप्त काल का ये प्रभाव सिर्फ बाहरी यात्रियों की किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कला और वास्तुकला में भी साफ दिखाई दिया। हाँ, वास्तुकला में इसका स्पष्ट असर है। हजारीबाग के महूदी पहाड़ पर बने मंदिर हों या सतगावा के प्राचीन मंदिर, उन सब पर गुप्तकालीन वास्तुकला की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। लेकिन इतिहास की एक फितरत होती है, वो कभी भी एक सीधी और शांत रेखा में नहीं चलता। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो दौर आया, वो झारखंड के लिए काफी उथल-पुथल भरा साबित हुआ, और इस अशांति का मुख्य कारण था गौड़ वंश का संस्थापक शशांक। शशांक, जो कि अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाना जाता था। शशांक को इतिहास में एक कट्टर शैव उपासक और बौद्ध धर्म के विरोधी के रूप में जाना जाता है। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में शशांक ने झारखंड के मामलों में बहुत ही आक्रामक तरीके से सीधा हस्तक्षेप किया। उसने क्या किया यहाँ पर? उसने सिंहभूम इलाके में वेणु सागर नामक एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन इसके साथ ही साथ उसने इस क्षेत्र में मौजूद कई प्राचीन बौद्ध स्थलों को नष्ट भी कर दिया। शशांक का ये दखल सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी था। उसने अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए कर्ण सुवर्ण को अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दिया, जो आज का सिंहभूम इलाका है। ये उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाता है। इसके अलावा उसने मानभूम में पारादेवी का मंदिर भी स्थापित किया। उस समय नागवंशी गद्दी पर हरि राय और उनके बाद गजराज राय का शासन था। ये पूरा समय झारखंड के लिए धार्मिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही तनावपूर्ण और हिंसक रहा होगा। ये बहुत ही मुश्किल दौर था। और फिर शशांक के जाने के बाद भारतीय इतिहास के पटल पर एक और महान सम्राट का उदय होता है, हर्षवर्धन। 606 से 647 ईस्वी के बीच का समय। हाँ, हर्षवर्धन के समय में झारखंड का परिदृश्य एक बार फिर से बदलता है। इस दौरान नागवंशी राजा सुंदर राय और मुकुंद राय गद्दी पर थे। यहाँ भी हमें गुप्तकाल की तरह एक पैटर्न देखने को मिलता है। कैसा पैटर्न? दोनों के बीच किसी बड़े युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जो प्रमाण मौजूद है वो बताते हैं कि वर्तमान राजमहल, जो अब संथाल परगना का हिस्सा है, वो सीधे तौर पर हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में था। और इस राजमहल के इलाके को उस समय बड़े ही दिलचस्प नामों से जाना जाता था। इसे काजांगल, काकजोल या नरीखंड कहा जाता था। ये नाम ऐतिहासिक भूगोल को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। द्वितीय के समय फाहियान यहाँ आया था, वैसे ही हर्षवर्धन के समय एक और बहुत ही मशहूर चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत CU की में इस क्षेत्र के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन्हें पहली बार में बोलना भी एक चुनौती है। हाँ, उनके नामकरण का तरीका काफी अलग था। उसने झारखंड के कर्ण सुवर्ण क्षेत्र को कीलो ना सुफालाना कहा है और संथाल परगना के इलाके को किचिंग कायला कहकर संबोधित किया है। विदेशी यात्रियों के ये वृत्तांत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अनमोल हैं। ये सिर्फ कुछ अजीब से नाम नहीं है, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले विद्वान झारखंड की इस धरती पर कदम रख रहे थे। वो यहाँ का पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। बिल्कुल, वो यहाँ के भूगोल, यहाँ की अनूठी संस्कृति और यहाँ के बदलते राजनीतिक माहौल को दुनिया के सामने अपनी किताबों के जरिए दर्ज कर रहे थे। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इतने सारे राजवंश, पलायन की कहानियां, कूटनीतिक संधियां और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, श्रोताओं के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। आज हमने जिन दस्तावेजों और स्रोतों पर गहराई से चर्चा की, वो मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। वो इस भ्रांति को पूरी तरह से तोड़ देते हैं कि झारखंड हमेशा से सिर्फ एक एकांत या मुख्य धारा से कटा हुआ जंगली इलाका था। ये सबसे बड़ी भ्रांति है जिसे तोड़ना जरूरी है। इसके विपरीत ये क्षेत्र प्राचीन भारत की राजनीति, वैश्विक व्यापार और बड़े धार्मिक बदलावों के बिल्कुल केंद्र में मौजूद था। चाहे वो समुद्रगुप्त की कूटनीति हो, शशांक का धार्मिक हस्तक्षेप हो या कुषाण काल के सिक्कों के जरिए मध्य एशिया से जुड़ा व्यापार हो, झारखंड हर बड़ी ऐतिहासिक हलचल का एक अहम गवाह रहा है। ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। ये इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि प्रशासन और कूटनीति की समझ यहाँ बहुत पहले से विकसित थी। मुंडाओं के विकेंद्रीकृत 21 परगनों से लेकर फणी मुकुट राय के 66 परगनों तक का सफर
ये दिखाता है कि राज्य चलाने की कला में यहाँ के शासक कितने निपुण थे। और उनका विजन कितना स्पष्ट था। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं का जो संघर्ष और फिर उनके बीच का जो समन्वय हमने देखा, वो आज के आधुनिक समाज की जटिलताओं को समझने के लिए भी एक बहुत ही जरूरी संदर्भ प्रदान करता है। तो आज की इस लंबी और रोमांचक चर्चा को समाप्त करते हुए